जय हिंद दोस्तों। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने बाजार यानी मार्केट के टॉपिक को स्टार्ट किया था और हमने देखा था कि कैसे बाजार का अर्थ क्या होता है, उसकी एक परिभाषा हमने देखी थी। एंड देन हमने आगे बढ़ करके बाजार के प्रकारों के बारे में विस्तृत चर्चा हमने की थी। अब आज के टॉपिक में हम देखने की कोशिश करेंगे कि बाजार को प्रभावित करने वाले, उसके विस्तार को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। बाजार की जब हम बात करते हैं तो मार्केटिंग की बात करना एक हिसाब से बेईमानी होगी, तो हम मार्केटिंग के बारे में भी समझेंगे जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे किया जाता है। बाजार का सबसे बड़ा घटक है, महत्वपूर्ण घटक है, वो है उपभोक्ता। तो हम उपभोक्ता को कैसे छोड़ सकते हैं, उपभोक्ता के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं की विशेषता क्या होती है और वे कैसे उनको प्रभावित किया जाता है। तो चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, बाजार एक क्षेत्र में होता है, लेकिन जैसे उसका विस्तार किया जाना है तो वो कौन से कारक होते हैं जो बाजार को प्रभावित करते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें दो कारकों की चर्चा की जाती है, वस्तु की विशेषताओं से संबंधित और दूसरा है देश की आंतरिक दशाओं से संबंधित। तो हम एक एक करके इसे देखते हैं। पहला है वस्तु की विशेषताओं से संबंधित। इसे हम देखने की कोशिश करें दोस्तों, तो पहला है व्यापक मांग। बिल्कुल, जैसे जैसे उसकी डिमांड होगी, ज़्यादा डिमांड होगी तो ज़्यादा सप्लाई किया जाएगा, है ना। वहनीयता मतलब वो लोगों के द्वारा उसकी ग्रहणशीलता कैसी है, वो वहनी है कि नहीं, उनके कवरेज में है कि नहीं, उनकी क्रय क्षमता से बाहर तो नहीं है, ये देखा जाता है। फिर टिकाऊपन, वो ड्यूरेबल है कि नहीं, उसकी लाइफ कितनी है ना। जितना ज़्यादा टिकाऊ होगा तो ग्रामीण स्तर में ऐसे उत्पादों की बिकने की संभावना अधिक होती है। पूर्ति की मात्रा मतलब आप डिमांड के हिसाब से सप्लाई कर पाते हैं कि नहीं, ये भी प्रमुख घटक है। नमूने एवं ग्रेड की सुविधा, किसी भी वस्तु को जब भी उत्पादित किया जाता है तो एक मानक तय किया जाता है, स्टैंडर्ड, एक ग्रेड तय किया जाता है। तो क्या वो एक निश्चित ग्रेड से नीचे तो नहीं है ना, ये देखा जाएगा उसमें। तो ग्रेड के बारे में भी एक प्रमुख तत्व है। दूसरा है कीमत स्थिरता। बहुत ज़्यादा कीमतों में उतार चढ़ाव होगा, परिवर्तन होगा तो उपभोक्ता क्या है, वस्तुओं को खरीदने से कतराते हैं, है ना। तो कीमतों में स्थिरता भी होनी चाहिए, ये भी एक प्रमुख तत्व है। स्थानापन्न वस्तुओं का ना होना। देखिए, स्थानापन्न वस्तुओं का सीधा सा मतलब है, जैसे मैं आपको समझाऊं कि सपोज आप क्या करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक कॉफ़ी आप पीते हैं 100 रुपये पर कप के हिसाब से, लेकिन फिर क्या हुआ, इसी कप की कीमत क्या हो जाती है, 200 रुपये हो जाती है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, आपके पास ऑप्शन है टी यानी कि चाय। तो कॉफ़ी को किसने रिप्लेस कर दिया, चाय ने रिप्लेस कर दिया। तो स्थानापन्न वस्तु क्या हो गई, चाय स्थानापन्न वस्तु हो गई। मतलब एक वस्तु को दूसरी वस्तु जो रिप्लेस करती है ना, वो कहलाती स्थानापन्न वस्तुओं। तो ये कहता है कि स्थानापन्न वस्तुओं का ना होना ये भी एक प्रमुख तत्व है ना। किसी वस्तु की डिमांड होगी, अगर वहाँ पे कोई दूसरी वस्तु उसको रिप्लेस नहीं कर पाती है तो इससे भी बाजार क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। आई होप ये तो हो गए वस्तु की विशेषताओं से संबंधित। अब इसमें हमारी देश की स्थिरता भी तो, दो दशा है, सिचुएशन है, वो भी तो प्रभावित करते हैं मार्केट को। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है ग्रामीण क्षेत्रों तक परिवहन एवं संचार का साधन। बिल्कुल, सामान दुर्गम क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाएंगे तो वहां बाजार कैसे फल फूल पाएगा, है ना। जैसे मैदानी इलाकों में देख लीजिए और दूसरा आप पहाड़ी इलाकों में जाइए तो उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है बाजार के विस्तार में, ठीक है। कुशल श्रम विभाजन ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि वहाँ को जो श्रम क्षमता है वो कुशल है, अर्ध कुशल है कि अकुशल है। तो कुशल होंगे तो जाहिर सी बात है बाजार के विस्तार में वो प्रमुख योगदान प्रदान करेंगे। मजबूत बैंकिंग व्यवस्था ये सबसे बड़ा घटक है भाई, जो कमा रहा है
है ना, उसके लिए उसके पैसे को जमा करने के लिए आसानी से हम किसी भुगतान कर सके, तो ऐसी बैंकिंग सुविधा होगी तो बाजार निश्चित रूप से विस्तारित होगा। फिर सरकारी नीतियां भी इसमें क्या करती है, प्रभावित करती है ना। मान लीजिए कि वहाँ टैक्स का कलेक्शन बढ़ा दिया जाए बाज़ारों में, तो वो भी एक प्रमुख फैक्टर है, तो बाज़ार का विस्तार सिकुड़ेगा, है ना। अगर सरकार क्या कहती है कि हम मान लीजिए उनसे किसी प्रकार का टैक्स नहीं वसूलेंगे, तो इससे क्या होता है कि बाज़ार का विस्तार होगा, ये भी होगा, प्रोत्साहन मिलेगा। वैज्ञानिक तकनीकी ये भी बाजार के एक प्रमुख घटक है, उनको सुविधाएं मिलेंगी तकनीकों के माध्यम से, तो वो क्या कर सकेंगे, अपने बाजार को विस्तारित कर पाएंगे। शांति एवं सुरक्षा ये बहुत बड़ा घटक है दोस्तों। जब तक शांति एवं सुरक्षा स्थापित नहीं होगी तब तक तो मनुष्य की जीवन की संभावना ही नहीं की जा सकती, तो बाजार की हम संभावना क्या करेंगे। जैसे लेटेस्ट में अभी हम बात करें तो अभी आपने देखा होगा कि बंगाल में कुछ क्षेत्रों में, है ना, मुर्शिदाबाद हो गया, 24 परगना के क्षेत्र में अभी अशांति की स्थिति है। तो क्या ऐसे क्षेत्रों में आप बाजार के विस्तारण की बात कर सकते हैं? नहीं बात कर सकते। तो शांति एवं सुरक्षा भी बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है। चलिए, ये तो हमने देखा देश की आंतरिक स्थितियां कैसी होनी चाहिए। अब हम देखते हैं ग्रामीण बाजार की कुछ विशेषताएं। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जो बाजार लगते हैं या समझिए कि स्थानीय बाजार, इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं होती है, इसे हम देखने की कोशिश करते हैं। पारंपरिक दृष्टिकोण होता है, बिल्कुल सही है। एक जो परंपरागत सामानों की खरीदारी करते आ रहे हैं, लगभग वैसे ही वो क्या करते हैं, नए चीज़ों को अडॉप्ट करने से थोड़े घबराते हैं, है ना। तो पारंपरिक दृष्टिकोण होता है। बड़ी और बिखरी हुई ग्रामीण जनसंख्या, भारत की लगभग 60 से 70% आबादी क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, और बहुत ही बिखराव का क्षेत्र होता है ना। तो ग्रामीण बाजारों की एक प्रमुख विशेषताएं हैं, बिखरी हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई क्रय शक्ति। क्रय शक्ति का सीधा सा मतलब है कि आपके खरीदने की क्षमता, है ना। तो ये क्या होता है, परचेजिंग पावर, जिसे आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे। हाल ही के कुछ वर्षों में मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि 2023 या मेरे ख्याल से 2024 के स्टार्टिंग में एक रिपोर्ट आई थी केंद्र सरकार के द्वारा, है ना। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि जो ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों की जो क्रय शक्ति क्षमता है, उसका उन्होंने सर्वे किया था। तो आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले जो सर्वे हुआ था, उसमें काफ़ी अंतर था ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की क्रय शक्ति क्षमता में। लेकिन वर्तमान में जो सर्वे किया गया, उसमें कहा गया कि मान लीजिए कि एक शहरी क्षेत्र का परिवार यदि एक एग्जाम्पल के हम माध्यम से समझ रहे हैं कि मान लीजिए वो 5,000 रुपये की उसकी क्रय शक्ति क्षमता है, तो बहुत अंतर नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकता है कि वह 4,000 हो या 3,500 हो, है ना। तो इस हिसाब से देखिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब क्रय शक्ति क्षमता क्या हो रही है, बढ़ रही है। निम्न जीवन स्तर, निम्न जीवन स्तर का मतलब ये है कि उनके पास पैसे तो हैं, लेकिन क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी सी पैसा खर्चा करने की जो उनकी मानसिकता है, वो थोड़ी सी क्या होती है, संकुचित होती है। बहुत ज़्यादा अपने जीवन स्तर को बहुत ज़्यादा सुधारने की कोशिश नहीं करते। वो जिस माहौल में है उसी माहौल में क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। बाजार क्षेत्रों में सतत वृद्धि, बिल्कुल सही बात है, बाजार क्षेत्रों में सतत वृद्धि होती है, ये भी एक प्रमुख विशेषता है। बुनियादी सुविधाओं का अब विकास धीरे धीरे हो रहा है, सड़कें बन रहे हैं, है ना, परिवहन के माध्यम बन रहे हैं, बैंकिंग सुविधाओं का विकास हो रहा है, पानी के, इलेक्ट्रिसिटी के, इनकी सुविधाएं बढ़ रही है ना। तो ये क्या हो रही है कि ग्रामीण बाजारों की एक प्रमुख विशेषताएं हैं। इन सभी को आपको पॉइंट वाइज याद रखना है। चलिए, ये हमने देखा। फिर हम देखते हैं कि ग्रामीण बाजार की चुनौतियां क्या हैं। बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। बुनियादी सीमित ढांचा,
इसमें थोड़ा-सा हमें और भी काम करने की ज़रूरत है। जो रोड्स हैं, अभी भी हम कच्चे रोड्स बने हुए हैं, है ना? तो उसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। मौसमी निर्भरता, बहुत ज़्यादा उत्पादन तो क्या होता है, हमारे मानसून पर डिपेंड करता है, तो इसके कारण बाज़ार इससे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। पारंपरिक नज़रिया को थोड़ा-सा हमें अब चेंज करने की ज़रूरत है। भाषा संबंधी बाधाएं आती हैं, जैसे आप देखिए छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा आप दक्षिण में चले जाइए, आंध्र प्रदेश के एरिया को टच करिए या तेलंगाना बॉर्डर को टच करिए, तो थोड़ा सा भाषाओं में ऐसे ही वेरिएशन आता है, तो हम उससे कनेक्ट नहीं हो पाते, है ना? तो वो थोड़ी सी क्या होती है, भाषा संबंधी दिक्कतें तो होती ही है। सूचना प्रौद्योगिकी की सीमितता, अभी भी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो ग्रामीण स्तरों में अभी भी क्या है, मतलब संकुचित हैं, अभी भी उसमें फैलाव करने की आवश्यकता है। हमने देखा ट्राइबल एरिया में आप जाएंगे तो बहुत सारे क्या है, कनेक्टिविटी की दिक्कत होती है, तो भाई वो कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लाभ कैसे उठा पाएंगे, तो ये भी एक बड़ी समस्या आती है ना? शैक्षिक बाधाएं तो होती ही हैं, इनसे इनकार तो नहीं किया जा सकता। सीमित डिजिटल साक्षरता बहुत ही मेन फैक्टर है वर्तमान में, कि डिजिटल साक्षरता देखा जाए तो ये शहरों में थोड़ा सा ज़्यादा है, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी ये इसका फैलाव होना बहुत ज़रूरी है ना? प्राकृतिक आपदा ये भी प्रभावित करते हैं, जैसे बाढ़ आ गया या सूखे की स्थिति हुई, है ना? या कीटों का जो प्रभाव पड़ता है, ये भी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रामीण बाजार को प्रभावित करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है सीमित उत्पाद के प्रकार। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होते हैं, कुछ लिमिटेड ही उत्पादों का क्या होता है, वहाँ बिक्री होती, खरीदारी होती है। नए नए उत्पादों का जो वहाँ तक पहुँचना है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार की समस्या सामने आती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ग्रामीण उपभोक्ता कौन कौन होते हैं मुख्य रूप से, है ना? तो इसमें सबसे पहली बात आती है, वो है अमीर और बड़े किसान। दूसरी जो बात होती है वो है मध्यम किसान, और तीसरे होते हैं वो है खेत मजदूर। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं इसे। ये मुख्य रूप से ही क्या होते हैं, ग्रामीण बाजार के उपभोक्ता हैं। तो पहला तो है बड़े और अमीर किसान। भाई इनके पास सर्वाधिक खेतीहर जमीन होती है ना? इनके पास सरप्लस आय होती है, जितना वो खर्च करते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो बचाते हैं, ये हो गया उनके पास सरप्लस, है ना? फिर इनकी उच्च क्रय शक्ति होती है ना? आसानी से खरीदारी कर सकते हैं, खरीदने की इनकी क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है, और एक प्रकार की शहरी प्रकार का जीवन यापन करते हैं, है ना? घोड़ा गाड़ी होना, परिवहन के माध्यम, कार, बैंक बैलेंस, बढ़िया मतलब विला टाइप, बंगलो टाइप का घर इनका रहता है, और इनके बच्चे भी क्या होते हैं, बड़े शहरों में पढ़ते हैं या फॉरेन में पढ़ते हैं। इस प्रकार के बड़े और अमीर किसान होते हैं, ये भी क्या होते हैं, ग्रामीण बाजार के एक प्रमुख उपभोक्ता हैं। फिर दूसरे होते हैं मध्यम किसान। इनके पास पर्याप्त खेतीहर भूमि होती है, लेकिन ये अधिक समृद्ध नहीं होते जैसे कि अमीर किसान होते हैं, है ना? इनकी क्रय शक्ति क्षमता क्या होती है, अमीर किसानों से थोड़ी सी कम होती है। फिर होते हैं एक खेतीहर मजदूर। ये क्या होते हैं, इनमें खेत मजदूर आते हैं, या जो दिहाड़ी मजदूरी कहते हैं वो आते हैं। फिर इनकी क्रय शक्ति क्या होती है, ऑब्वियस सी बात है, कम होती है। भाई इनका विचारों का क्या होता है कि पैसे ही कम होंगे तो कहाँ से खरीदारी करेंगे, और ये कम मात्रा में आवश्यक उत्पाद खरीदते हैं। तो ये उपभोक्ताओं के जो प्रकार दिए गए हैं, इसे आप थोड़ा सा पढ़ना है आपको। एंड देन आते हैं ग्रामीण उपभोक्ता की विशेषताएं क्या क्या होती है, इसे हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी भी आप देखेंगे तो जो हम समानता की बात करते हैं कि राशन कार्डों में महिलाओं के नाम होना, है ना, उनको मुखिया के रूप में प्रेजेंट करना, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना में देखेंगे तो वो भी महिलाओं के नाम पर ही क्या होते हैं, स्वीकृत होते हैं। लेकिन अभी भी देखा जाता है कि पुरुषों का घर में प्रभाव होता है, वही अधिकतर निर्णय लेते हैं। तो पुरुष द्वारा क्रय का निर्णय करना, किस प्रकार की खरीदारी करनी है, ये अभी भी पुरुष
करते हैं, है ना। फिर इनको तरलता पसंद होता है। तरलता दैट मीन्स कि आसानी से ये पैसे बचाने की सोचते हैं, आसानी से खर्च करना पसंद नहीं करते हैं। ये एक हो गया। फिर समुदाय द्वारा निर्णय या परिवार के द्वारा निर्णय। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर क्या होते हैं कि जॉइंट फैमिली होती है ना, संयुक्त परिवार होता है। तो उसमें एक व्यक्ति डिसाइड ना करके क्या करता है कि पूरे परिवार के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो ये भी वो उपभोक्ताओं की एक विशेषता हो गई कि समुदाय के द्वारा क्या किया जाता है, निर्णय लिया जाता है। कम्युनिटी होती है गांव में, अक्सर हम देखते हैं कि कम्युनिटी के आधार पर क्षेत्र डिवाइड होते हैं ना। तो उनकी एक टेंडेंसी होती है कि किन प्रकार के सामानों की खरीदारी करनी है, तो इसका भी एक क्या होता है, इफेक्ट वहाँ पे पड़ता है। फिर होता है मूल्य संवेदनशीलता। मूल्य संवेदनशीलता का एग्जाम्पल है कि वो महंगे उत्पादों को थोड़ा सा बेचना मुश्किल होता है, कहाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये कुछ मुख्य रूप से ग्रामीण उपभोक्ताओं की प्रमुख विशेषता है। इसे आपको ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट वाले जो कूट आधारित क्वेश्चन इससे बनाए जा सकते हैं। अब ग्रामीण बाजारों की बात करनी हमने, ग्रामीण उपभोक्ता की बात कर ली, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो मार्केटिंग होता है ना, उसकी बात नहीं करना ये क्या होगी, थोड़ी सी बेईमानी होगी। तो हमें ग्रामीण विपणन, विपणन का इंग्लिश में वर्ड होता है मार्केटिंग। अब मार्केटिंग क्या होता है, देखिए, मार्केटिंग का सीधा सा मतलब है कि किसी भी उत्पाद का उत्पादन करना, फिर उसके बाद उसका प्रचार प्रसार करना, फिर उसके बाद उस उत्पाद को उपभोक्ता तक आसानी से उपलब्ध कराना, और वो अपने ज़रूरत के हिसाब से आसानी से वस्तुओं को खरीद सके। तो इन सभी प्रक्रियाओं में जब हम एक वर्ड में इसे पिरोते हैं तो उसे कहते हैं हम मार्केटिंग यानी कि विपणन। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। मार्केटिंग का हम अक्सर मतलब निकालते हैं सिर्फ प्रचार प्रसार से। नॉर्मल सेंस में हम जो मतलब निकालते हैं मार्केटिंग का कि मैंने तो मार्केटिंग नहीं हो रही है, या जैसे हम ये समझते हैं ना, तो मार्केटिंग का हम सीधा सा मतलब क्या समझते हैं, प्रचार प्रसार नहीं। इसका जो प्रोसेस है वो एक चैन पर आधारित है। जैसे इसे थोड़ा सा हम थ्योरेटिकली पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ग्रामीण बाजारों के लिए वस्तुओं और सेवाओं की क्षेत्र विशिष्ट मांगों का आकलन करना, मतलब आपने पहला क्या किया, आकलन कर रहे हैं। फिर उनकी मांग को पूरा करने, फिर सप्लाई, जीवन स्तर को बढ़ाने और मांग आधारित वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता, मतलब सप्लाई, ठीक है, वाली प्रक्रिया को ग्रामीण विपणन के रूप में परिभाषित किया जाता है। पहले तो आपको देखना है विपणन में कि आपको एक आकलन करनी है ना, मतलब लोगों के बिहेवियर को समझना है कि वो किन प्रकार की वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं, ये भी मार्केटिंग का भाग है। फिर उनकी मांगों को पूरा करना, मतलब आप क्या कर रहे हैं, सप्लाई करना, ये भी विपणन का भाग है। फिर क्या कर रहे हैं, उनका उपलब्धता, अवेलेबिलिटी भी तो होनी चाहिए, ये भी क्या है, मार्केटिंग का भाग है। तो आपने समझा कि मार्केटिंग सिर्फ एक मतलब एक प्रोसेस पर आधारित है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए ये आपने समझा। अब दूसरा आता है ग्रामीण विपणन मिश्रण, मतलब रूरल मार्केटिंग मिक्सचर, मिक्स। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, सपोज मैं एक एग्जांपल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि भाई जो शहरी क्षेत्रों में कोई प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वही प्रोडक्ट ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत उसकी डिमांड होगी, नहीं होगी। तो आपको ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से अपने उत्पाद को बनाना है, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से, है ना। ये कहलाता है मिक्स, मतलब उसमें अपने उत्पाद में कुछ ऐसे मिक्स करने हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं, ताकि वो ग्रामीण ज़रूरतों के अनुरूप हो, वो उसे
खरीद सके। भाई ग्रामीण उपभोक्ता अलग है और शहरी उपभोक्ता अलग है, तो आपको ग्रामीण उपभोक्ता के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को तैयार करना है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं, कुछ मिक्सेस करने हैं, ये कहलाता है ग्रामीण विपणन मिश्रण। चलिए अब इसे आपने समझा, थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। उत्पादों और सेवाओं को ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए स्वीकार्य बनाने के लिए कंपनियों को बहुत सावधानी से अपने विपणन मिश्रण डिजाइन करने की आवश्यकता है। कंपनी के उत्पादों और सेवाओं को ग्रामीण उपभोक्ताओं की मौजूदा जीवन स्थितियों के अनुरूप होना चाहिए, तभी तो वो अपने सामान को खरीदेंगे, है ना। ये कहलाता है ग्रामीण विपणन मिश्रण। अब ग्रामीण विपणन मिश्रण में कुछ बातों का ध्यान रखना है, और वो क्या है, इनके आयाम, मतलब आपको किस डायमेंशन में सोचना है, ग्रामीण विपणन के डायमेंशन क्या हो सकते हैं। तो देखिए, इसका सबसे पहला डायमेंशन है वो है उत्पाद और सेवा का निर्णय। मतलब सीधी सी बात है कि आप जो उत्पाद ग्रामीणों को दे रहे हैं, क्या वो उनके यूज करने के लायक है। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि आपने शहरों में, शहरी क्षेत्रों में सपोज आप क्या कर रहे हैं, एक फ्रिज बना रहे हैं। अब वो है डबल डेकर फ्रिज। शहरों में हम जैसे आलसियों की कमी नहीं है, हम क्या करते हैं कि पूरे सप्ताह, एक सप्ताह के सब्जियों को ला के रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, ठीक है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में तो हर के घर में लगभग वो फ्रेश वेजिटेबल यूज़ करते हैं। अपने घर में नहीं है तो कहीं दूसरे गांव में ही अवेलेबल हो जाते हैं सब्जी भाजी वगैरह, तो उनको तो डबल डेकर फ्रिज की ज़रूरत नहीं है ना, वो तो छोटे से छोटे फ्रिज में काम चला लेते हैं। डबल डेकर फ्रिज तो हम जैसे आलसियों के लिए है ना, शहरों को, शहरी वालों के लिए है। मैं मजाक में बोल रहा हूँ, सीरियस मत लीजिएगा। तो ये क्या है कि क्या डबल डेकर फ्रिज ग्रामीण क्षेत्रों में बिकेंगे? बिल्कुल नहीं बिकेंगे भाई, उनको छोटे से छोटे फ्रिज दीजिए, है ना, ताकि वो आसानी से खरीद सकें। ऐसे आपको उत्पाद को क्या करना है, ऐसे डिज़ाइन करना है। तो ये हो गया उत्पाद और सेवा, सर्विस के क्षेत्र में आपको ऐसे निर्णय लेने होंगे। फिर दूसरा आता है मूल्य निर्धारण की बात। भाई आपको ज़्यादा प्राइस नहीं रखनी है ना, आपको उतनी ही प्राइस रखनी है ताकि वो आसानी से क्या कर सके, वस्तुओं को खरीद सके। उनको आप ऑफर दीजिए कि भाई यदि आप अभी खरीदिए सामान को, जैसे ही आपका फसल कटेगा क्या करिएगा, आप पेमेंट कर दीजिएगा। तो ऐसे कुछ ऑफर देने हैं, इस डायमेंशन में भी आपको सोचना होगा, ठीक है। वितरण का निर्णय, इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आजकल देखें हम, जो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये शहरों से साथ ही साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी तो जा रहे हैं ना। तो एक हिसाब से क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपको क्या करना होगा, सोचना होगा। उसमें भी, इस डायमेंशन में भी सोचना होगा कि आपके सामान की पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों तक आसानी से हो सके, ठीक है। फिर संवर्धन निर्णय, मतलब कि प्रमोशन का निर्णय। प्रमोशन कैसे करें? आप प्रमोशन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो हमारे गांव में साप्ताहिक बाजार लगते हैं, उसमें क्या करिए, आप पहले से फ्लैक्स वगैरह छपवाइए, छोटे छोटे जो क्या बोलते हैं, स्पीकर लगा करके अपना प्रचार प्रसार करते रहिए। तो इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में मार्केटिंग के बारे में आपको सोच सकते हैं। तो ये कुछ प्रमुख डायमेंशंस हैं। एंड देन अब हम आते हैं ग्रामीण मार्केटिंग के 4 ए मतलब अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, अवेयरनेस और एक्सेप्टेबिलिटी। तो इन चारों ए ग्रामीण क्षेत्रों के मार्केटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सामर्थ्य यानी कि अफोर्डेबिलिटी, ये क्या है भाई, ये क्रय शक्ति को दर्शाता है ना। उत्पाद की छोटी मात्रा और छोटे पैक के खरीदार क्या होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक होते हैं। जैसे मैंने आपसे बात किया था FMCG, है ना, जो फास्ट मूविंग गुड्स है ना, ये क्या हो, ये अधिक बिकेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में कि टिकाऊ वस्तुएं अधिक बिकेंगी? अब मुझे बताइए आप। तो भाई FMCG वस्तुएं अधिक बिकेंगी ना। तो ग्रामीण क्षेत्रों के जो उपभोक्ता है, उनका सामर्थ्य है, अफोर्डेबिलिटी होती है कि वो FMCG वस्तुओं को,
है ना, वो अफोर्ड कर सकते हैं, है ना। जो एफएमसीजी मतलब 3 साल से जिनका क्या होता है, लाइफ क्या होता है, कम होता है, खाद्य वस्तुएं आ गई, पेय पदार्थ आ गए, छोटे छोटे प्रोडक्ट आ गए, सौंदर्य प्रसाधन आ गए, ये सभी क्या है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, तो ये अधिक बिकते हैं। फिर दूसरा आता है उपलब्धता। सामानों की क्या होनी चाहिए, उपलब्धता आसानी से होनी चाहिए। आपके जो भी वस्तुओं और सामान हैं वो क्या होने चाहिए, गांव तक आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। ये भी मार्केटिंग का प्रमुख ए है ना, 4 प्रकार के ए में से। फिर है जागरूकता। जागरूकता मतलब अवेयरनेस, व्यापक आपका प्रचार प्रसार होना चाहिए। जैसे मेले, त्योहार, हाट आदि में आप क्या कर सकते हैं, प्रचार प्रसार का उपयोग कर सकते हैं। फिर लास्ट में आता है स्वीकार्यता। स्वीकार्यता दैट मीन्स एक्सेप्टेबिलिटी। आपके जो उत्पाद हैं वो ग्रामीणों की आवश्यकता के अनुरूप होने चाहिए। जैसे हमने अभी फ्रिज का एग्जाम्पल लिया, वैसे भी जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो उनकी आवश्यकता के अनुरूप होने चाहिए। जैसे सपोज मैं ये कहूँ कि मान लीजिए हम ग्रामीण क्षेत्रों में छाछ बेचना चाहते हैं, है ना, बटर मिल्क, तो भाई 1-1 किलो, आधा-आधा किलो के छाछ आप बेचेंगे तो कोई खरीदेगा क्या, नहीं खरीदेगा। आप क्या कीजिए, 5 रुपए के पैकेट बनाइए, 10 रुपए के पैकेट बनाइए, तो वो इजीली क्या हो सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बिक सकते हैं। तो ये क्या है, उसकी स्वीकार्यता है, ये एक्सेप्टेबिलिटी है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के विपणन के बारे में, मार्केटिंग के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो इन चारों ए को याद रखना है, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, अवेयरनेस और एक्सेप्टेबिलिटी। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने बाजार के सभी कंपोनेंट को कवर कर लिया जो कि आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, है ना। तो इसे आप जो भी इसके पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल NIA स्टडी हब में हिंदी और इंग्लिश दोनों अपलोड कर देंगे, उसे आप वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ तक फाइनली आपके आजीविका के जो भी प्रीवियस सिलेबस थे और जो भी करंट सिलेबस, अब हमें करंट सिलेबस को ही फॉलो करना है। तो करंट सिलेबस के हिसाब से हमने क्या किए हैं, पूरे डायमेंशंस को कवर कर लिए हैं। मैं जानबूझ के इसीलिए आजीविका से ही स्टार्ट किया, क्योंकि मैं जानता था कि बहुत सारी जो योजनाएं हैं ना वो मर्ज हो चुके हैं। तो हम ग्रामीण विकास की शुरुआत करते तो बहुत सारे ऐसी योजनाओं को भी पढ़ना पड़ता, फिर बाद में वो क्या होते, चेंज हो जाते, जो अभी ऑलमोस्ट चेंज हो गए हैं। अब हम ग्रामीण विकास की कुछ क्लासेस को अब स्टार्ट करेंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो से। हमने उसमें से सामाजिक अंकेक्षण के पोर्शन को हमने कर लिया था, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, उसमें हम अब बैंकों की भूमिका वाले एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, रिवीजन करते रहिए और फिर नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।